हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज जो हम पढ़ेंगे वो है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड जो है वो अगर आप देखें तो ये जो है ग्लाइको कंजुगेट है। कैसे ग्लाइको कंजुगेट है, ये सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इससे पहले कि हम लोग ग्लाइकोलिपिड्स जो है उन्हें डिस्कस करें, उससे पहले हम लोग जो है वो थोड़ा सा जो कार्बोहाइड्रेट्स था उन्हें रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको जल्दी से याद आ जाए सारी चीजें। तो अगर हम लोग मोनोसैकेराइड्स की बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, सबसे पहले तो मोनोसैकेराइड्स की अगर हम लोग बात करें तो जो जनरल फॉर्मूला होता है मोनोसैकेराइड्स का वो होता है CH2O N या X। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि जिनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता है, या फिर ऐसे मोनोसैकेराइड जिनके अंदर एक ही शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो मोनोसैकेराइड्स जो है वो अपने कार्बन नंबर के हिसाब से डिवाइडेड होते हैं और फंक्शनल ग्रुप के वजह से डिवाइडेड होते हैं। अगर मान लीजिए कोई मोनोसैकेराइड है, उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो वो होगा एल्डोज। अगर कोई मोनोसैकेराइड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा? वो कीटोज कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स हैं मोनोसैकेराइड्स के। और फूड्स की अगर हम लोग बात करें कि फूड्स, ऐसे फूड्स जिसमें मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो कॉमनली पाए जाते हैं हनी में, ड्राइड फ्रूट्स में, फ्रूट जैम्स में और सीरियल्स में। ठीक है, और जितने केन्स फ्रूट्स होते हैं उनमें। तो मोनोसैकेराइड्स की अगर हम लोग बात करें तो जैसे ग्लूकोज, ठीक है, तो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज ग्रेप्स में पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है। फ्रक्टोज जो है वो फ्रूट्स में, हनी में, इस सब में पाया जाता है। उसके बाद ग्लैक्टोज है। ग्लैक्टोज कंपोनेंट होता है किसका? मिल्क का, क्योंकि मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट है। लैक्टोज ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, अगर अदर प्रॉपर्टीज की बात करें कि मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो यूजुअली कलरलेस होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं और क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव और ये डिफरेंट जो स्टेरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स है उनमें ये फॉर्म्स को ये फॉर्म कर सकते हैं क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स जो है उनका फूड सोर्स क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उनके फिजिकल फीचर्स क्या हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस किए हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब
हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स, उनके स्ट्रक्चर्स और उनका फिजियोलॉजिकल रोल, जो कि बायोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या फिजियोलॉजिकली रोल वो प्ले करते हैं। तो अगर डाइसैकेराइड्स की बात की जाए तो डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो डाइसैकेराइड्स क्या है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स अगर उनकी हाइड्रोलाइसिस हुई तो वो क्या करेंगे, वो दो मोनोमेरिक अपना जो यूनिट है मोनोसैकेराइड्स उनमें टूट जाएंगे, ठीक है। या फिर इसे ऐसे कहा जा सकता है कि डाइसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि दो मोनोसैकेराइड से मिल करके बने हुए होते हैं, और ये जो है आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं। तो ये चीज क्लियर हुई। अब देखिए, अगर डाइसैकेराइड्स की बात की जाए तो डाइसैकेराइड्स के अंदर सक्रोज, लैक्टोज, थ्रियोलोज, माल्टोज, सेलुलोबायोस, जेंटियोबायोस, ये सारे इनके एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सक्रोज को। सक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के हेल्प से बनता है, जिसमें अल्फा 1 2 बीटा जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो होता है। अगर सक्रोज की बात की जाए तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू एज अ प्रोडक्ट सक्रोज जो है वो बनता है, और ये इसका फिजियोलॉजिकल रोल है। उसके बाद अगर लैक्टोज की बात की जाए तो लैक्टोज में ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के थ्रू ये बना हुआ होता है। इसके अंदर बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना हुआ होता है। अगर इसके मेन एलिमेंट की बात की जाए कि लैक्टोज जो है इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या होता है, तो लैक्टोज जो है वो मैमेलियन मिल्क में पाया जाता है, और ये एक मेजर एनर्जी सोर्स फॉर द एनिमल्स होता है, ठीक है। अगर अब ट्रियोलोज की बात किया जाए तो ये जो है ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके हेल्प से बनता है, जिसमें ग्लूकोज 1 अल्फा 1 और अल्फा 1 जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, अल्फा 1 1 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, उसके थ्रू ये अटैच होते हैं। ये जो है एक बहुत ही ज्यादा सर्कुलेटरी शुगर है इंसेक्ट्स में, और इंसेक्ट्स में ये एक ऐसा शुगर है जो कि उनके एनर्जी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद माल्टोज की अगर बात की जाए तो माल्टोज भी ग्लूकोज और ग्लूकोज से बनता है, मतलब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं मिलकर के अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू माल्टोज को बनाते हैं। माल्टोज जो है वो स्टार्च हाइड्रोलाइसिस का एक प्रोडक्ट होता है। स्टार्च हाइड्रोलाइसिस जब शुरू होता है तो माल्टोज ऑब्टेन होता है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये जो है डाइमेरिक डिराइव्ड होता है स्टार्च और ग्लाइकोजन से, क्योंकि अगर आप देखें स्टार्च को और ग्लाइकोजन को तो ये दोनों क्या है, ये दोनों पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड में भी ये दोनों जो है वो होमोपॉलीसैकेराइड है, जिसका मोनोमेरिक यूनिट या मोनोसैकेराइड जो है वो ग्लूकोज है, ठीक है। और अभी आप पढ़े हैं कि माल्टोज जो है वो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के थ्रू बनता है। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है इन दोनों को ही जब इनकी हाइड्रोलाइसिस होती है और माल्टोज उस समय पे बनता है, इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाइमर डेराइव्ड है। ये एक डाइमर है जो कि डेराइव्ड होता है स्टार्च से और ग्लाइकोजन से, जिसमें आप पढ़े होंगे पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि जब सीड जर्मिनेशन होता है, सीड को डेवलपमेंट की जरूरत होती है, उसका जो है उसके अंदर जर्मिनेशन के समय पे उसको न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज की जरूरत होती है, उसको जो है कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है फॉर एनर्जी पर्पस, फॉर इट्स ग्रोथ पर्पस। तो उस समय पे जो स्टार्च उसके अंदर स्टोर्ड फॉर्म में रहता है उसकी हाइड्रोलाइसिस होती है।
हाइड्रोलाइसिस में होगा क्या कि ये जो है कन्वर्ट होता है या टूटता है किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। ठीक, फिर अब ये माल्टोज क्या करेगा, कुछ समय पे वहां पे प्रोसेस हॉल्ट होता है, फिर फर्दर इसकी और हाइड्रोलाइसिस होती है और ये ग्लूकोज में टूटता है और फिर वो जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है सीड के अंदर उसको ग्लूकोज मिलता है, उसको एनर्जी मिलती है और वो अपना डेवलपमेंट करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद सेरेब्रोबायोस की अगर बात की जाए तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मतलब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के थ्रू ये बना हुआ है और इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलती है। ये जो है डाइमर है किसका, सेलुलोज पॉलीमर का। तो सेलुलोज पॉलीमर मतलब अगर आप देखें सेलुलोज क्या है, जल्दी से बताइए सेलुलोज है क्या। सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, और सेलुलोज जो है जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है और जो है ये जब टूटता है तो वो ग्लूकोज में टूटता है। और उससे भी बड़ी बात की है अगर हम लोग बात करें सेरेब्रोबायोस की, तो सेरेब्रोबायोस जो है वो डाइमर होता है किस चीज का, सेलुलोज पॉलीमर का। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग जेंटियोबायोस की बात करें तो इसमें दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल की वजह से ये बना हुआ है, ये डाइसैकेराइड है। इसमें बीटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है और ये जो है कंस्टिट्यूएंट होता है प्लांट ग्लाइकोसाइड्स का और सम पॉलीसैकेराइड्स का। ठीक है, तो मतलब कुछ जो ग्लाइकोसाइड्स हैं उनमें एज वन यूनिट ये एक्ट करता है और कुछ ऐसे पॉलीसैकेराइड्स हैं जिनमें ये जो है एज कंस्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करता है और उनको सिंथेसाइज करने में हेल्पफुल होता है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दो टॉपिक था ये कल डिस्कस करना रह गया था, इस वजह से हम इसको आज में ऐड कर दिए थे, नहीं तो कल का लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आज जो है हम लोग अपना मेन टॉपिक दैट इज ग्लाइकोलिपिड्स वो डिस्कस करेंगे। इसे नोट कर लीजिए आप। हो गया, तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड को अगर आप तोड़ें तो क्या वर्ड आ रहा है, दो वर्ड मिल रहा है, पहला है ग्लाइको और दूसरा है लिपिड। लिपिड क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और ग्लाइको मतलब यहाँ पे क्या है, ग्लाइको रिप्रेजेंट्स द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो मतलब क्या है, जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच रहता है तो उस ओवरऑल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ठीक है, सिंपल है डिफिनीशन कि जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ किसके थ्रू, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है तो जो मॉलिक्यूल बनता है, जो बायोमॉलिक्यूल बनता है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है, कंपाउंड बनता है, दैट इज ग्लाइकोलिपिड। और ग्लाइकोलिपिड जो है वो ग्लाइको कंजुगेट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ग्लाइको कंजुगेट क्या होता है, देखिए जब कभी भी कार्बोहाइड्रेट अपने से अलग किसी बायोमॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है तो वो जो है जिस स्ट्रक्चर को बनाता है, जिस कंपाउंड को बनाता है, वो ग्लाइको कंजुगेट कहलाते हैं। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कोई कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोटीन के साथ अटैच है और कोवेलेंटली जो है वो अटैच है उसके साथ और ग्लाइको क्या बनाएगा, ग्लाइको प्रोटीन बनाया है।
ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये किसके अंदर आता है, ग्लाइको कंजुगेट के अंदर आएगा। ठीक है। तो ग्लाइको कंजुगेट एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल के साथ कोवेलेंटली अटैच होता है और इसी क्लास को, इसी ग्रुप को ग्लाइको कंजुगेट कहते हैं। इसमें ग्लाइको कंजुगेट की अगर मेन इंपॉर्टेंस देखी जाए तो ज्यादातर जितने भी ग्लाइको कंजुगेट हैं वो क्या होते हैं, सेल को कम्युनिकेशन कराने में हेल्पफुल होते हैं। अब थोड़ा सा आप याद करिए, जब कार्बोहाइड्रेट्स का हम लोग इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें एक टॉपिक था क्या, सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग। ठीक है। तो ये जो सेल्स का इंटरेक्शन है आपस में और सेल का इंटरेक्शन है उसके इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन के साथ, इंटरसेलुलर स्पेस के साथ, ताकि उसको सिग्नल रिसीव हो सके कि उसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वॉल्वमेंट है उसमें क्या चीज हो रहा है, या फिर एक सेल अपना सिग्नल अपने एडजेसेंट सेल को अगर देना चाहता है तो ये जो सिग्नल्स का ट्रांसफर है ये किन की वजह से होता है। तो वैसे तो बहुत सारे जो है वो फैक्टर्स हैं, जैसे कि सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स हैं, कंजक्शन जो जंक्शंस हैं, सेलुलर जंक्शंस हैं, उनके वजह से ये चीजें होती हैं। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी प्रोवाइड करते हैं और ग्लाइको कंजुगेट जो है एज अ रिसेप्टर, एज दैट मॉलिक्यूल्स व्हिच हेल्प्स इन सेल कम्युनिकेशन। तो ओवरऑल ये जो है सेल को कम्युनिकेट कराने में, सेल के इंटरेक्शन कराने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। तो ग्लाइको कंजुगेट के अंदर इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ग्लाइको प्रोटीन, जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच हो कोवेलेंटली। ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोलिपिड, एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। तो अब ग्लाइकोलिपिड क्या है ये समझ में आया, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइको कंजुगेट है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके क्या फीचर्स हैं, क्या टाइप्स हैं। तो सबसे पहले ग्लाइको कंजुगेट को अगर डिस्कस किया जाए तो ग्लाइको कंजुगेट्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं बायोलॉजी के अंदर, और इनके अंदर डिफरेंट कैटेगरी है, डिफरेंट क्लासेस हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोपेप्टाइड्स, पेप्टाइडोग्लाइकैन, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोसाइड्स, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, ये सारे जो क्लासेस हैं ये ग्लाइको कंजुगेट के अंदर आते हैं। तो मतलब ग्लाइको कंजुगेट एक ग्रुप है जिसके अंदर ढेर सारे कंपोनेंट्स या ढेर सारे क्लासेस आते हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोपेप्टाइड, लाइपोपॉलीसैकेराइड और ग्लाइकोसाइड्स, पेप्टाइडोग्लाइकैन्स, ये सारे। अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो ग्रुप है ये किस चीज में हेल्पफुल है या ये क्लास जो है ये किस चीज में हेल्पफुल होती है, तो ये जो है इन्वॉल्व होता है सेल सेल इंटरेक्शन में। सेल सेल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है उसमें ये इन्वॉल्व होती है। साथ ही साथ में ये सेल सेल रिकॉग्निशन, सेल मैट्रिक्स इंट्रैक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, इन सारी प्रोसेसेस में ये हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं सेल सेल इंट्रैक्शन, मतलब एक सेल दूसरे सेल के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करती है, उसमें ये हेल्पफुल होंगे। सेल सेल रिकॉग्निशन, सेल्स को रिकॉग्नाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है। उसके बाद सेल मैट्रिक्स इंटरैक्शन, मतलब सेल का उसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसके साथ इंटरैक्शन कराना, उससे कोई सिग्नल अगर रिसीव हो रहा है, कोई सिग्नल वो प्रोवाइड कर रहा है तो उसे रिसीव करना, उसके अगेंस्ट फिर रिस्पॉन्स को शो करना, ये सारी चीजें, और डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेसेस में ये इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जनरली अगर हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट्स को, तो ये एक इंटीग्रल रोल प्ले करता है किस चीज में, इन द फंक्शन ऑफ द ग्लाइको कंजुगेट। Promoting the example of this are neural cell adhesion molecules and the blood proteins
where fine details in the carbohydrate structure determine the cell binding or the life type in circulation। मतलब देखिए, ये जो ग्लाइको कंजुगेट है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन जो है उसका। मान लीजिए ग्लाइकोलिपिड की अगर हम लोग बात करें तो उसमें दो कंपोनेंट हुए ना, एक कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन, दूसरा लिपिड वाला, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन की अगर बात की जाए तो ग्लाइको में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन, और प्रोटीन में जो प्रोटीन इन्वॉल्व होगा वो। तो ये जो ग्लाइको कंजुगेट है उनमें जो कार्बोहाइड्रेट वाला कंपोनेंट है या कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन है वो बहुत ज्यादा इंटीग्रल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर न्यूरल सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स की बात की जाए या फिर ब्लड प्रोटीन्स की बात की जाए तो इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हैं, जो ग्लाइको कंजुगेट्स प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सेल की बाइंडिंग कराने में। और अगर हम लोग बात करें ब्लड प्रोटीन्स में, तो अगर न्यूरल सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स में ये जो ग्लाइको कंजुगेट प्रेजेंट है, ये इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो सेल की बाइंडिंग कराने में हेल्पफुल होता है। और अगर बात की जाए ब्लड प्रोटीन्स की तो इसमें जो ग्लाइको कंजुगेट्स प्रेजेंट है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन है वो लाइफ टाइम हेल्प्स इन द सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू बताया जा रहा है कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है इसकी होती है। अगर हम लोग बात करें कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है किस चीज का, डीएनए का, आरएनए, एटीपी, सीएमपी, एनएडीएच, एनएडीपीएच, कोएंजाइम ए, ऑल कंटेन्स द कार्बोहाइड्रेट पार्ट, जनरली दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ग्लाइको कंजुगेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो भी मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है उसमें कार्बोहाइड्रेट अटैच है और उसका खुद का भी जो पोर्शन है वो इन्वॉल्व है, तो क्या वो सारे मॉलिक्यूल्स ग्लाइको कंजुगेट के अंदर आते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डीएनए की बात करें तो उसमें भी क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, मतलब कार्बोहाइड्रेट इन्वॉल्व है, और फॉस्फेट ग्रुप है, नाइट्रोजनस बेस है। तो क्या वो ग्लाइको कंजुगेट हो गया? नहीं, वो ग्लाइको कंजुगेट नहीं होते। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है एज इट पार्ट, लेकिन ये सारे जो है वो ग्लाइको कंजुगेट के अंदर नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डीएनए, आरएनए, एटीपी, सीएमपी। सीएमपी क्या होता है? सेकेंडरी मैसेंजर होता है ना। फिर उसके बाद एनएडीएच, एनएडीपीएच, कोएंजाइम ए, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है लेकिन ये जो ग्लाइको कंजुगेट है उसके अंदर नहीं आते हैं। तो इसे आप नोट करिए। अब अगर हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनके पास ओलिगोसैकेराइड चेन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओलिगोसैकेराइड चेन्स जो हैं वो इनसे कोवेलेंटली अटैच होता है और ये जो अटैचमेंट है ये अमीनो एसिड के जो साइड चेन्स हैं उनके थ्रू होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए अगर ग्लाइकोप्रोटीन की बात की जाए तो ग्लाइकोप्रोटीन में जो ग्लाइको वाला पोर्शन है उसमें ज्यादातर ओलिगोसैकेराइड्स जो हैं वो अटैच रहता है विद द प्रोटीन पोर्शन। और प्रोटीन्स जो हैं अगर आप इनके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ढेर सारे अमीनो एसिड से मिल करके बने हुए होते हैं, ठीक है। और अमीनो एसिड का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो कैसा होता है?
एक अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है और एक आर ग्रुप होता है। आर ग्रुप जो है वो वैरी करता है हर अमीनो एसिड में, और जिसके वजह से जो है ये अमीनो एसिड पूरा का पूरा बदलता है। बाकी सारे अमीनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप और अमीनो ग्रुप कॉमन होता है, बस ये वैरी करता है। कहीं पे H प्रेजेंट होता है, कभी कहीं पे CH3 प्रेजेंट होता है, कहीं पे जो है एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, और उस बेसिस पे जो अमीनो एसिड है वो वैरी करता है। ठीक है, चलिए अब इसमें जो आर ग्रुप है, इस आर ग्रुप से ये ओलिगोसैकेराइड्स जो है बॉन्ड को बनाता है और उसके थ्रू जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स फॉर्म होते हैं। अब अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो जो कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है प्रोटीन में, वो को ट्रांजिशनल या फिर पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन के समय पे अटैच होते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये ग्लाइकोसाइलेशन कहलाता है। और सिक्रेटेड एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स आर ऑफ्टन ग्लाइकोसाइलेटेड। तो ये जो सिक्रेटेड एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं इनका भी ग्लाइकोसाइलेशन होता है, जिनके थ्रू ये इनका अटैचमेंट किया जाता है। तो इसे आप नोट करिए। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। द मोस्ट कॉमन जो है वो एन लिंक और ओ लिंक ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ये जो दोनों टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन है वो इन्हें सेपरेट किया गया है बाय स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, जो कि इनमें इनके नाम से ही देखने को मिलता है। दैट इज कि ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं वो ग्रेटली वैरी करते हैं कंपोजिशन में, और मेनी डिफरेंट कंपाउंड्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये जो है इनको बनाने में हेल्पफुल होते हैं। और इसी वाइड एरे ऑफ फंक्शन की वजह से जो कि बॉडी के अंदर ये परफॉर्म करते हैं, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस है इनका मेडिकल यूज जो है वो इंक्रीज हो चुका है, और मेडिकली जो है इनका बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, ताकि जो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं इनके अंदर इनके वजह से और अच्छे से हो सके। अब ऐसा बहुत सारा मेथड है जिनके थ्रू ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं इन्हें सिंथेसाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल रिकॉम्बिनेशन हो गया, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द प्रोटीन हो गया। इनके थ्रू ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स जो है वो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स जो है उनमें भी अकर होता है, और ये जो है इन द फॉर्म ऑफ ओ ग्लाइकनैक 0.16 के तौर पे पाया जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, इसे बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन जो है एक बार हम देखे थे कि वेरी शॉर्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ था, इस वजह से आज आपको हम पढ़ा दे रहे हैं। नहीं तो जो मेन टॉपिक है वो हम लोग का क्या है, ग्लाइकोलिपिड है। ठीक है, चलिए तो ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो अटैच होता है बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो रोल है किस चीज में इनका इंपॉर्टेंस होता है, तो ग्लाइकोलिपिड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन द मेंटेनेंस और इन द स्टेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर आप सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में आप देखेंगे कि ये जो है मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन है वो लिपिड का बना हुआ होता है। लिपिड का बाइलेयर प्रेजेंट होता है ना, और उसमें इस सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लाइकोलिपिड सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और इसके साथ साथ ये सेलुलर रिकॉग्निशन में भी हेल्पफुल होते हैं, और ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स and the connections that allow the cell to connect to another cell to form the tissues। ठीक है, तो ग्लाइकोलिपिड्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे बताई गई है। सबसे पहली चीज ये है कि ग्लाइकोलिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्या प्रोवाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज ये कि सेल सेल इंटरेक्शन में ये हेल्पफुल होता है। उसके बाद जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं
वो इम्यून रिस्पॉन्सेस या इम्यून जो फंक्शंस होते हैं, रिस्पॉन्सेस होते हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ही जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो सेल्स को आपस में, जो सेल रिकॉग्निशन वाला काम है ना, सेल इंटरेक्शन के साथ सेल रिकॉग्निशन, ताकि एक जैसे सेल एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके, ताकि टिश्यू फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से हो सके, इसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें तो ये जो है सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं जितने भी यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन्स हैं उन पे, और ये एक्सटेंडेड रहते हैं फ्रॉम द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है? देखिए, ग्लाइकोलिपिड्स जो है जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उनका जो सेल मेम्ब्रेन है उन पे प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ में ये एक्सटेंडेड फॉर्म में रहता है, मतलब बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, जहां पे ये फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर में तो प्रेजेंट है, साथ ही साथ में इसका जो कुछ पोर्शन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में भी प्रोजेक्टेड रहता है। तो इसे आप नोट करिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ग्लाइकोलिपिड है वो कितने सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप इन्हें नोट करें तो सबसे पहला है सेल सेल इंटरेक्शन, दूसरा है सेल सेल रिकॉग्निशन, immune responses, provides stability to the cell membrane। ठीक है, और कौन सा पॉइंट छूट रहा है? सारे तो हो गए हैं। ठीक है, सेल सेल इंटरेक्शन, सेल रिकॉग्निशन, इम्यून रिस्पॉन्सेस, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए, नोट कर लीजिए आप पहले। जो इसेंशियल फीचर होता है ग्लाइकोलिपिड का वो ये होता है कि इसमें जो है मोनोसैकेराइड या फिर ओलिगोसैकेराइड जो है वो प्रेजेंट होता है, और ये जो है अटैच रहता है विद द लिपिड मोइटी, मतलब लिपिड मोइटी मतलब लिपिड वाला जो पोर्शन है ना उससे। और जो मोस्ट कॉमन लिपिड्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं सेल के मेम्ब्रेन में, ये होते हैं ग्लिसैरोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, जिनके पास ग्लिसरॉल या फिर स्फिंगोसिन जो है वो बैकबोन प्रेजेंट होता है। मतलब देखिए, अगर आप ग्लाइको, इसको ऐसे समझते हैं, ये ग्लाइकोलिपिड है, मतलब इसके पास दो पोर्शन हुआ, एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, एक हो गया लिपिड। तो मोस्ट ऑफ द जो कार्बोहाइड्रेट इसमें इन्वॉल्व होता है या तो वो मोनोसैकेराइड होता है या तो ओलिगोसैकेराइड होता है। लिपिड पोर्शन की अगर बात की जाए तो इसमें या तो स्फिंगोसिन जो है वो इन्वॉल्व होता है या तो ग्लिसैरोलिपिड्स जो हैं वो इन्वॉल्व होता है। स्फिंगोसिन और ग्लिसैरोलिपिड में जो है वो क्या डिफरेंस होता है? स्फिंगोसिन में जो बैकबोन है वो स्फिंगोसिन होता है, ठीक है, और ग्लिसैरोलिपिड में क्या होता है? ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है एज इट्स बैकबोन। तो ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और ये इन्वॉल्व होते हैं और विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ग्लाइकोलिपिड्स को फॉर्म करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में या तो मोनोसैकेराइड या फिर ओलिगोसैकेराइड, अगर लिपिड्स की बात करें तो ग्लिसरॉलिपिड या फिर स्फिंगोसिन लिपिड्स। ठीक है, चलिए, तो जो फैटी एसिड है जो कि कनेक्टेड है विद दिस बैकबोन, ये जो है
लिपिड को एज अ होल पोलर हेड और नॉन पोलर टेल प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इसमें जो फैटी एसिड अटैच रहता है टू दिस बैकबोन के साथ जो फैटी एसिड प्रोवाइड रहता है, जो अटैच रहता है, ये जो है लिपिड को एज अ होल ओवरऑल क्या करता है, पोलर हेड और नॉन पोलर टेल को प्रोवाइड करता है। अब ये जो लिपिड का बाइलेयर है सेल मेम्ब्रेन का, उसके पास दो लेयर्स ऑफ लिपिड होते हैं, जिसमें इनर की तरफ जो है, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन जो है वो मिलकर के बना हुआ होता है पोलर ग्रुप्स द्वारा, और इनर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन जो है वो बना हुआ होता है नॉन पोलर फैटी टेल्स द्वारा। मतलब क्या हुआ, देखिए तो ये जो लिपिड का बाइलेयर है जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इसके पास दो लेयर ऑफ लिपिड प्रेजेंट होता है। इसमें जो इनर और आउटर लेयर्स ऑफ द मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, पोलर हेड उसमें प्रेजेंट होता है, और जो इनर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, नॉन पोलर टेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब देखिए जैसे अगर आप देखें लिपिड का बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जिसमें ये जो है ये साइड एक जो है बाहर की तरफ रहेगी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के तरफ, और ये जो है साइड वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के तरफ, मतलब अंदर की तरफ। तो मतलब ये जो बाहर का पोर्शन होता है जो, और जो सबसे अंदर वाला पोर्शन है, ये जो है पोलर हेड होता है, और साथ ही साथ में क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और ये भी जो है वो पोलर हेड एंड हाइड्रोफिलिक हेलो हेलो। इन नेचर। और ये जो टेल वाला पोर्शन है ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है, और हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो ये जो सैकराइड्स हैं जो कि अटैच रहते हैं पोलर हेड से ऑन द आउटर साइड ऑफ द सेल, ये जो है लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड कंपोनेंट ऑफ द ग्लाइकोलिपिड होते हैं, और लाइकवाइज ये भी पोलर होते हैं, और जिनके वजह से ये अलाउ करते हैं soluble in the aqueous environment surrounding the cells, and जो लिपिड्स ऑन द सैकराइड्स जो कि फॉर्म करते हैं ग्लाइको कंजुगेट को, वो फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि होता है एक कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें जो एनोमेरिक कार्बन होता है शुगर का, वो बाइंड करता है विद द फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द लिपिड बैकबोन। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर है इन सैकराइड्स का, ये वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स थ्रू विच दे बाइंड। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो जो ग्लाइकोलिपिड है उसमें जो सैकराइड है या फिर जो कार्बोहाइड्रेट है वो लिपिड जो है उनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं। और ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो जो एनोमेरिक कार्बन होता है शुगर का, वो बाइंड होता है फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल के साथ या लिपिड बैकबोन के साथ। ओवरऑल जो ये स्ट्रक्चर होता है सैकराइड्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर कि किससे ये बाइंड हो रहा है, उस हिसाब से जो है सैकराइड का भी स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम लोग ग्लाइकोकंजुगेट्स के रोल के बारे में बात करें तो ग्लाइकोकंजुगेट्स के जो रोल्स हैं वो है कि सबसे पहला ये कि ये इंफॉर्मेशन कैरियर की तरह एक्ट करता है।
ये सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्पफुल होता है बाय द रिकॉग्निशन एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल्स और पैरासाइट्स। ठीक है, क्यों ये सिग्नल ट्रांसडक्शन की तरह एक्ट करता है? क्योंकि ये रिकॉग्नाइज कर सकता है एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल्स को और पैरासाइट्स को, जिसकी वजह से ये एज सिग्नल ट्रांसडक्शन की तरह एक्ट करता है। सेल सेल इंटरेक्शन और सेल और उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जो कम्युनिकेशन है, सेल सेल कम्युनिकेशन और सेल विद द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कम्युनिकेशन, इसमें ये हेल्पफुल होता है। और प्रोटीन्स जो हैं जो कि लेबल रहते हैं फॉर ट्रांसलोकेशन एंड डिग्रेडेशन, इनके लिए भी ये हेल्पफुल होता है। मतलब प्रोटीन लेबलिंग फॉर द ट्रांसलोकेशन एंड डिग्रेडेशन, दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ग्लाइकोकंजुगेट। उसके बाद अगर हम लोग प्रोटियोग्लाइकैन की बात करें, जो कि एक ग्लाइकोकंजुगेट के अंदर एक छोटा सा सब टॉपिक आता है, क्योंकि प्रोटियोग्लाइकैन भी जो है वो ग्लाइकोकंजुगेट ही होता है। तो ये जो है सल्फेटेड ग्लाइको अमीनोग्लाइकैन अटैच मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं या फिर सिक्रीटेड प्रोटीन्स होते हैं। ये ग्लाइकोसो अमीनोग्लाइकैन जो है एक मेजर पार्ट होता है बाइंडिंग साइट फॉर द अदर प्रोटीन्स को के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन के थ्रू जो अदर प्रोटीन्स हैं उनके साथ बाइंडिंग कराता है। इस वजह से ये जो है प्रोटियोग्लाइकैन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लाइकोकंजुगेट होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा मेजर कंपोनेंट होता है कनेक्टिव टिश्यूज का, और ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ को और रिसाइलेंस को। तो इसे आप नोट करिए। इसके बाद अगर ग्लाइकोप्रोटीन की बात की जाए, तो ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होता है कि ओलिगोसैकेराइड्स जो है वो अटैच होता है प्रोटीन के साथ। ग्लाइकोप्रोटीन है मतलब कार्बोहाइड्रेट होगा और प्रोटीन होगा, तो ज्यादातर जो ओलिगोसैकेराइड है वही इन्वॉल्व होता है, और ओलिगोसैकेराइड जो है वो अटैच रहता है विद द प्रोटीन पोर्शन। इसमें जो आउटर फेज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है या ब्लड है, वहां पे ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनसाइड द सेल गोल्जी apparatus, सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स, लाइसोसोम, यहाँ पे भी जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर आप इसकी जो है फंक्शन की बात करें, तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक साइट होता है रिकॉग्निशन पर्पस के लिए। ये रिकॉग्नाइज करता है और इंफॉर्मेशन रिच जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं और ये बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसकी वजह से ये सिग्नलिंग और सेल सेल इंटरेक्शन में हेल्पफुल होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट काम जो है इनका रिकॉग्निशन का होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स का। उसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स की अगर बात करें, तो ये जो है मेम्ब्रेन स्पिंगोसिन ओलिगोसैकेराइड ऑन द हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप्स पर प्रेजेंट होता है। ये स्पेसिफिक साइट होता है रिकॉग्निशन के लिए। तो ओवरऑल अगर हम लोग ग्लाइकोकंजुगेट को, जो कि कॉम्प्लेक्स सैकेराइड भी इन्हें कहा जाता है, अगर हम लोग इसे समझें कि आखिर ओवरऑल जो ग्लाइकोकंजुगेट है वो क्या है, तो ग्लाइकोकंजुगेट जो है ऐसा कार्बोहाइड्रेट है या ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो कोवेलेंटली लिंक्ड रहता है अदर केमिकल स्पेसीज से। मतलब कार्बोहाइड्रेट किसी अलग केमिकल स्पेसीज जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है, प्रोटीन है या लिपिड है, ऐसा कोई ग्रुप है, तो उसके साथ कोवेलेंटली अटैच होता है। अगर हम लोग ग्लाइकोकंजुगेट को समझें तो मेनली इसके दो डिवीजन है। पहला है शुगर, जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोटीन के साथ अटैच रहता है, और दूसरा है शुगर जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो लिपिड के साथ अटैच होता है। तो अगर हम लोग शुगर प्लस प्रोटीन वाला पोर्शन देखें या इसका जो क्लास देखें, तो इसके अंदर क्या क्या आता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकैन, इसके अंदर इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद अगर शुगर प्लस लिपिड का जो क्लास है उसको हम लोग डिस्कस करें, तो इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो है
ग्लाइकोलिपिड एंड लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। लाइपोपॉलीसैकेराइड्स जो है वो बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो ग्लाइको कंजुगेट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये इन्वॉल्व होता है सेल सेल इंट्रैक्शन में, सेल सेल रिकॉग्निशन और सेल मैट्रिक्स इंट्रैक्शन में। ठीक है, तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं सेल सेल रिकॉग्निशन एंड सेल मैट्रिक्स इंट्रैक्शन। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े? आज हम लोग पढ़े जो मोनोसैकेराइड बचा था वो, एंड फिर डाइसैकेराइड्स का इंपॉर्टेंट जो टेबल डिस्कस करना था वो हम लोग डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम लोग ग्लाइको कंजुगेट को समझे और उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है। मेन हमारा जो टॉपिक था ग्लाइकोलिपिड, उन्हें भी पढ़े, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या क्या उनका फिजियोलॉजिकल रोल है बॉडी के अंदर, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करें। और उसके बाद एट लास्ट हम लोग जो ग्लाइको कंजुगेट है ओवरऑल ये क्या है, इसके क्या डिविजन्स हैं, क्या एग्जाम्पल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आखिर इसका फंक्शन क्या है। ये सेल सेल इंट्रैक्शन, सेल सेल रिकॉग्निशन, सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जो इंट्रैक्शन है उसमें हेल्पफुल होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आवाज सही भाई, कोई कोई से कम कर देता लग रहा है इसको।